अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर दर खबर और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। शाहीन बाग एहतजाज एक मरतबा फिर चर्चे में है और इस चर्चा और बहस की वजह है शहजाद अली नाम का एक नौजवान। शहजाद अली ने बीजेपी ज्वाइन किया है और ख़ुद को शाहीन बाग एक्टिविस्ट और इस मुल्क गिर एहतजाज का कन्वेनर और करता धरता बताया है। आम आदमी पार्टी ने मौका मिलते ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट बीजेपी ने कराया था, उसी की तरफ से फंडिंग हो रही थी। इस पूरे मामले पर शाहीन बाग एहतजाज का हिस्सा रही ख़वातीन और महिलाओं का क्या कहना है? क्या सच में शहजाद अली इस एहतजाज के पीछे था? पर्दा के पीछे से वही पूरा संभालता था? क्या वाकई में बीजेपी ने दिल्ली इलेक्शन जीतने के लिए यह एहतजाज करवाया था, या फिर ये सब शाहीन बाग की बैनुल अक़वामी और अजीम तहरीक को बदनाम करने की प्लानिंग का हिस्सा है? आज के खबर दर खबर में जानेंगे पूरा मामला और बताएंगे आपको कि क्या है सच। आइए से पहले जानते हैं आज की 5 अहम न्यूज़। फेसबुक विवाद भारत में बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग को ख़त लिखकर पूरे मामला की इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ भारत में फेसबुक सरबराह अंकी दास के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया था कि फेसबुक भारत में बीजेपी लीडरों के भड़काव और मुस्लिम मुखालिफ बयान को कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होने के बावजूद डिलीट नहीं करता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक बार फिर सांस लेने में तकलीफ़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इससे पहले भी वो एक मरतबा कोरोना के शिकार हो चुके हैं। यूनाइटेड अरब इमारात से ताल्लुक़ बहाल होने के बाद इजराइल ने सऊदी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है। इसके अलावा इजरायली सदर रूविन रिवेलियन ने अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को यरूशलेम के सरकारी दौरे की बाकायदा दावत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें अपील की गई थी कि PM केयर फंड को NDRF में मिला दिया जाए। शाहीन बाग एहतजाज 15 दिसंबर 2019 की रात को शुरू हुआ था। CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज की शुरुआत सबसे पहले जामिया के स्टूडेंट्स ने की थी। 11 दिसंबर से जामिया के तलबा सरापा एहतजाज बन गए थे। 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और दीगर अवाम पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने फायरिंग कर दी, बेदर्दी से लाठी चार्ज किया। उस दिन कई बसें भी जली थी। उसी दिन पुलिस जामिया के कैंपस में दाखिल हो गई और अंधाधुंध पिटाई की। पुलिस लाइब्रेरी में भी दाखिल हो गई। रीडिंग हॉल में पढ़ने वाले तलबा पर लाठी चार्ज किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर दुनिया भर में वायरल हो गई। पुलिस की इसी बर्बरता के खिलाफ रात 8 बजे शाहीन बाग में एक जुलूस निकला और ये जुलूस 9 नंबर नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। जुलूस में शामिल लोग वहीं धरना पर बैठ गए। जुलूस में कुछ ख़वातीन भी शामिल थीं। पूरी रात ये प्रोटेस्ट जारी रहा। कल होकर आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। महिलाएं और ख़वातीन भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। 16 दिसंबर की शाम तक बड़ी तादाद में महिलाएं वहां इकट्ठा हो गई थी और फिर यहीं से ये प्रोटेस्ट औरतों की सरबराही में आ गया। औरतों का प्रोटेस्ट बन गया। पूरा मामला महिलाओं ने संभाल लिया। शाहीन बाग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तकरीबन पूरे देश में 200 से ज़्यादा शाहीन बाग बन गया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा जैसे मुल्कों में भी शाहीन बाग की हिमायत में एहतजाज हुआ। बिला नागा 101 दिनों तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा और अगर कोरोना वायरस की वबा का मामला नहीं होता तो शायद अभी तक ये प्रोटेस्ट जारी रहता, या अगर ये बंद होता तो उसी वक्त जब उनकी डिमांड पूरी की जाती। लेकिन कोरोना वायरस ने कहानी का रुख ही बदल दिया। 22 मार्च से दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया। ज़्यादातर लोग घरों को चले गए, चंद ख़वातीन रह गई। फैसला किया गया था कि लॉकडाउन की वजह से अलामती और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन 24 मार्च 2020 की सुबह फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का अहाता कर लिया और आनन फानन में पिंडाल उखाड़ दिया। बिल्डोज़र लाकर रोड को खाली करना शुरू कर दिया। लोहे का भारत का नक्शा वहां लगा हुआ था, उससे तोड़ दिया गया। इंडिया गेट को वहां से हटा दिया गया और इस तरह 101 दिन बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया।
लेकिन तहरीक और जज्बा अभी भी बाकी है, क्योंकि मुजाहिरीन का कहना है शाहीन बाग किसी जगह और मकाम का नाम नहीं है, बल्कि एक तहरीक थी और इसे कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती है। बहरहाल 24 मार्च से नोएडा और हरियाणा को जोड़ने वाली ये सड़क 101 दिनों बाद फिर से बहाल हो गई। ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट का मुख्तसर तस्करा था जो आप सब तकरीबन जानते हैं। इस कहानी में एक नया मोड़ 16 अगस्त 2020 को आया। शहजाद अली नाम के एक नौजवान ने अपने साथियों के साथ बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया। इस मौका पर शहजाद अली ने दावा किया कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइज़र और कर्ता धर्ता थे, पर्दा के पीछे से वही सब कुछ करते थे। NIA से बात करते हुए शहजाद अली ने यह भी कहा कि मैंने बीजेपी ये साबित करने के लिए ज्वाइन किया है कि ये पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, जैसा कि हमारी कम्युनिटी की सोच है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हम एक साथ बैठेंगे। शहजाद अली ने बीजेपी दिल्ली प्रदेश के सदर आदेश गुप्ता की मौजूदगी में पार्टी की रुकनीत हासिल की। पार्टी में शामिल होने से पहले शहजाद अली ने कुछ सहाफ़ियों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी किया था कि मैं अपने 150 साथियों के साथ 16 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। ये शहजाद अली कौन है, क्या ताल्लुक़ है शाहीन बाग प्रोटेस्ट से? इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने उन लोगों से बातचीत की जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मौजूद थे। तो पता चला कि शहजाद अली उन लाखों लोगों में से एक था जो शाहीन बाग एहतजाज में शरीक होते थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंतज़ामिया से शहजाद अली का कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि शहजाद अली ने कई मरतबा स्टेज पर आने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। शहजाद अली वहां जाने के बाद फ़ोटो लेते और फेसबुक पर शेयर करते। शहजाद अली के बारे में एक एक्टिविस्ट ने यह भी कहा कि 24 मार्च 2020 को प्रोटेस्ट के टेंट को पुलिस जब उखाड़ रही थी, उस वक्त शहजाद अली भी वहां SP के साथ खड़ा था। पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा गया। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की सरकर्दा खवातीन और पर्दा के पीछे रहने वाले सरगर्म कारकुनान को बार बार पुलिस का नोटिस आया, कई एक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन शहजाद अली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहीन बाग प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, कई एक की गिरफ्तारी हुई। आज मामला ये है कि शाहीन बाग में शरीक लोग खामोश हैं, औरतें भी चुप हैं, सामने नहीं आना चाहती हैं। उन्हें खदशा है कि पुलिस परेशान करेगी। शहजाद अली से भी हमने बात करने की कोशिश की। फ़ोन पर हमने उनसे मालूम किया कि शाहीन बाग में आप कब से कब तक रहे, तो उन्होंने कहा कि आपसे बैठकर बाद में बात करेंगे, और फिर फ़ोन काट दिया। मतलब साफ है कि शहजाद अली बात नहीं करना चाह रहे हैं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शरीक जो सरकर्दा खवातीन थी, उनमें से कुछ ने अपना रद्द अमल हमें भेजा है, आप उसे स्क्रीन पर सुने। जैसा कि हमें मालूम है कि शाहीन बाग का आंदोलन हजारों महिलाओं ने लीड किया है, ना कि किसी एक ने और किसी जेंट्स ने लीड किया गया है। ये भाजपा की चाल है, किसी एक इंसान को, वो भी जेंट्स को, जो ये इस आंदोलन का नेता बता रही है, और भाजपा आइकॉनिक मूवमेंट को बदनाम कर रही है। भाजपा को मालूम है कि ये आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है, इसीलिए भाजपा ने ऐसा किया है। और आंदोलन के अंदर हजारों लाखों लोग आते हैं जाते हैं, तो वो अपने आप को वहां का नेता नहीं बता सकते। और इस आंदोलन में हमें मालूम है कि इस आंदोलन को महिलाओं ने लीड किया है। और जो आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि ये आंदोलन बीजेपी का आंदोलन रहा है, तो मैं आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से पूछना चाहूंगी कि किरण बेदी भी आंदोलन में शामिल रही थी। अन्ना हजारे के आंदोलन में किरण बेदी केजरीवाल जी के साथ रही थी, और कपिल मिश्रा भी साथ रहे। वो आज बीजेपी के नेता हैं, तो केजरीवाल जी भी बीजेपी के नेता हुए। शाहीन बाग महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। शाहीन बाग की महिलाएं जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बर्बर हिंसा की गई थी, उसके खिलाफ निकल कर आई और बेहद बहादुराना, शानदार तरीके से और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से पूरे आंदोलन को चलाया। और दरअसल बहुत सारी ताकतें, उनको ये पसंद नहीं आया था, उनको यह बात हजम नहीं हो रही थी
कि महिलाएं इतनी बहादुरी के साथ, और वो भी मुस्लिम महिलाएं इतनी बहादुरी के साथ निकलकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए खुलकर बोल सकती हैं। पहले इस आंदोलन को ये कहकर सवाल उठाया गया कि 500 रुपए इन महिलाओं को मिल रहे हैं, या फिर कभी कुछ आरोप लगाकर और कभी कुछ आरोप लगाकर इस आंदोलन की निंदा करने का प्रयास किया गया। इसको जन साधारण के नजरों में इसको डिफेम करने का प्रयास किया गया। ये वो बहादुर आंदोलन था जिसके लिए न केवल महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आगे निकल कर आईं, बल्कि दिल्ली के तमाम महिला संगठनों, महिला समूहों के साथ साथ देश भर के अंदर अनेकों शाहीन बाग खड़े हुए। शाहीन बाग एक उदाहरण था, शाहीन बाग एक मिसाल थी कि देश के अंदर महिलाएं किस तरह से बहादुरी के साथ निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से भारत के संविधान और भारत के संवैधानिक मूल्यों के ऊपर एनआरसी, एनपीआर और सीएए के द्वारा जो हमला किया गया है, उसके खिलाफ भारत की मुस्लिम महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने, भारत की जनवाद पसंद जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन को लगातार चलाया, और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के नागरिक इस आंदोलन के साथ खड़े हुए। शहजाद अली ने खुद को जैसे शाहीन बाग एक्टिविस्ट और जिम्मेदार बताया, आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी के एमएलए सूरज भारद्वाज ने 17 अगस्त को दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तहरीक को डायरेक्ट बीजेपी से जोड़ दिया। कहा कि प्रोटेस्ट बीजेपी ने ही अपनी सियासत चमकाने और वोट फीसद बढ़ाने के लिए किया था। इस प्रोटेस्ट से भाजपा को फायदा भी हुआ, उसका वोट शेयर 18% से बढ़कर 32% तक पहुंच गया। स्क्रीन पर सुनिए भारद्वाज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप। दिसंबर 11, 2019 पे देश की पार्लियामेंट में सीएए बिल पास किया गया। 3 दिन बाद 14 दिसंबर को दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, जो 6 लेन का एक चौड़ा एक्सप्रेसवे है, अच्छे लोग उसको पार नहीं कर सकते हैं, उस 6 लेन के एक्सप्रेसवे को मात्र 10 महिलाओं ने जाम कर दिया। और जाम भी ऐसा कर दिया कि 101 दिन तक दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की आवाजाही बिल्कुल बंद रही। जाम मात्र एक सड़क जीडी बिरला रोड को किया गया था, मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद करते हुए आसपास की भी सारी रोड्स जो दिल्ली नोएडा के बीच में थी, उन सबको खुद अपनी मर्जी से बैरिकेड करके उनके रास्तों को रोक दिया। इस तरीके के प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि दिन में सैकड़ों होते रहे हैं। कोई बिजली के लिए करता है, कोई पानी के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई तनख्वाह के लिए करता है, कोई कूड़े के लिए करता है। विकलांग लोग अपने प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, किसान प्रोटेस्ट करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं। मगर मुझे नहीं याद कि एक दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट किसी का दिल्ली पुलिस ने टिकने दिया हो। मगर ये प्रोटेस्ट 101 दिन, 3 महीने से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चलता रहा। और ये ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था कि कुछ लोग आए और यहां पे जम के बैठ गए। इसमें बाकायदा ड्यूटी लगती थी। लोग आते थे, सुबह से शाम तक बैठते थे, फिर घर जाते थे, खाना वाना खा के अगले दिन आते थे, फिर बैठते थे। कुछ लोग रात को बैठते थे। हमने भी प्रोटेस्ट किए राजनीतिक तौर पे। हम अगर आज जंतर मंतर का आह्वान कर दें तो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर जाने वाली सारी रोड्स को जाम कर देगी, वहां के मेट्रो स्टेशन को बंद कर देगी ताकि हम लोग वहां ना पहुंच सके। मगर ये आवाजाही 3 महीने तक चलती रही, दिल्ली पुलिस इसको कराती रही, उन्हें इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम ये बात हमेशा कहते रहे कि दिल्ली पुलिस जिस दिन चाहेगी, केंद्र सरकार जिस दिन दिल्ली पुलिस को कह देगी ये प्रोटेस्ट हटाओ, वो प्रोटेस्ट हट जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस को इस प्रोटेस्ट को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस ने कभी लोगों को रोका नहीं, टेंट्स लगाए गए, पुलिस ने उनको रोका नहीं। करीब 1 लाख
व्हीकल्स रोज परेशान होते थे, दिन भर व्हाट्सएप पे आता था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब हम लोग क्योंकि राजनीति के अंदर हैं और जो लोग राजनीति में नहीं भी होंगे वो ये बात जानते हैं कि अगर किसी का मर्डर हो गया तो पुलिस कहती है कि भाई इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा किसका है वो बताओ, सबसे पहले तहकीकात उससे शुरू करेंगे, क्योंकि मर्डर हुआ है तो फायदा किसी का हुआ होगा, वो कौन है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने वो अपने मन में सोचें इस बात को, शाहीन बाग के पूरे मामले से किसको सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ? कांग्रेस को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ, टीडीपी को हुआ, आम आदमी पार्टी को हुआ या भाजपा को हुआ? आप सब जानते हैं मन में शाहीन बाग का राजनीतिक फायदा किसको हुआ और किसने इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का चुनाव बिजली पे लड़ा जाता था, पानी पे लड़ा जाता था, सड़क पे लड़ा जाता था, पोल्यूशन पे लड़ा जाता है, डेंगू पे लड़ा जाता है, एमसीडी की बातों पे लड़ा जाता है। मगर इस बार दिल्ली का चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो इन मामलों पे नहीं लड़ा, उन्होंने ये चुनाव लड़ा शाहीन बाग के ऊपर। और ये जो चुनाव की स्ट्रैटेजी होती है, ये कोई ऐसे ही नहीं कि कोई प्रवेश वर्मा नाम का आदमी इस स्ट्रैटेजी को बना ले या कोई अनुराग ठाकुर इसका फैसला कर लेगा। ये बाकायदा बैठ के हाई लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि इस चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इसका युद्ध कौशल क्या रहेगा, इसकी कपट नीति क्या रहेगी। और ये बाकायदा बनाया गया कि दिल्ली का चुनाव भाजपा शाहीन बाग के ऊपर लड़ेगी और ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किया गया। कौन क्या बोलेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन किससे बदतमीजी करेगा, फिर अगला कौन आदमी बदतमीजी करेगा, फिर क्या कहा जाएगा, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। और उस स्क्रिप्ट के कुछ छोटे मोटे पात्रों के बारे में मैं बता दूं। 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा ने कहा कि जैसे कश्मीर के अंदर मां बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, वही लोग अब दिल्ली में आपकी मां बहनों का बलात्कार करेंगे, ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 2 फरवरी को कपिल नाम का एक लड़का शाहीन बाग के फायरिंग करता है और कोशिश करता है कि वहां पे दंगा भड़के। 4 फरवरी को अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ लगातार शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगते रहे। इसकी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह कहते रहे कि जब आप इस ईवीएम पे कमल का बटन दबाएंगे तो बटन यहां ईवीएम में दबेगा और करंट वहां शाहीन बाग में लगेगा। हम समझ नहीं पाते थे कि ये बटन शाहीन बाग से कैसे जुड़ा हुआ है। अब पता चला भाजपा ने नीचे से तार जोड़े हुए थे, कमल निशान का तार शाहीन बाग से जुड़ा हुआ था। अमित शाह जी बताते थे, हमें समझ में नहीं आता था। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी शाहीन बाग के ऊपर खड़ी की गई। उसके बाद लोग कोर्ट्स गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट तक ने कहा कि यहां पे शाहीन बाग का जो मामला है प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 घंटे की है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई है उसको प्रेस नोट की शक्ल में तैयार करके सभी उर्दू अखबार को भी खुसूसी तौर पर पार्टी दफ्तर से रिलीज किया गया। यहाँ पर कुछ सवाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से है। सवाल नंबर 1, बीजेपी और उसके रहनुमाओं ने बार बार शाहीन बाग की महिलाओं और मुजाहिरीन को गद्दार, देशद्रोही और दुश्मन कहा। शहजाद अली का दावा है कि हम भी उसी में से एक थे, तो फिर बीजेपी ने उसे एक गद्दार और देशद्रोही को अपनी पार्टी में शामिल कैसे किया। सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी ज्वाइन करना देशभक्त और सच्चे शहरी होने की अलामत है। सवाल नंबर 3, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उन्हें नोटिस भेजा गया, परेशान किया गया, तफ्तीश की गई और कई को जेल जाना पड़ा। शहजाद अली के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। शाहीन बाग एहतजाज अभी भी बंद है।
लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी अभी तक बेचैन और परेशान है। इस मामले में बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के रवैये ने मुल्क के सेकुलर, मुसलमान और CAA मुखालिफ शहरियों को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग को बीजेपी की तहरीक करार देकर इस कामयाब तहरीक को बदनाम करने की कोशिश की है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे आम आदमी पार्टी की भी साजिश करार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से नहीं चाहती थी कि दिल्ली में कोई एहतजाज हो, कोई सड़क जाम हो। उसे लगता था कि अगर दिल्ली में कुछ होता है तो हमारी बदनामी होगी और इलेक्शन में छवि ख़राब होगी। इलेक्शन के दौरान केजरीवाल की इस हवाले से कुछ बदनामी भी हुई। बीजेपी ने केजरीवाल पर बिरयानी पहुंचाने और सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया और अब पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने उसे बीजेपी की साजिश और प्लानिंग बता दिया। आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासत चमकाने और अक्सरियती तबका की निगाह में अच्छा कहलाने के लिए मुसलमानों को ही बदनाम कर दिया है। आपको याद होगा फरवरी 2019 के आखिर में जब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में फसाद हुआ था तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दोहरे रवैये ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल फसाद ज़दा इलाका में जाने के बजाय गांधी जी की कब्र पर बैठ गए थे। रात में उनके घर पर जब कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने गए तो उन पर लाठी चार्ज करवा दिया और तकरीबन 40 स्टूडेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फसाद में जिन लोगों का नुकसान हुआ था अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। हम बात कर रहे थे शाहीन बाग प्रोटेस्ट की। सच्चाई यही है कि ख़वातीन का प्रोटेस्ट था। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ का इतना कामयाब, इतना लंबा और दुनिया भर में मकबूल होने वाला ये पहला आंदोलन था जिसमें आज़ादी की जंग की तरह सभी मज़ाहिब, समाज और तबका के लोग खुलूस दिल के साथ शामिल थे और होना भी यही चाहिए क्योंकि आज़ादी बाकी रखने की लड़ाई थी। ऐसी अजीम तहरीक को किसी सियासी पार्टी से जोड़ना और उसे किसी की साजिश करार देना यकीनन शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि अपने रवैये पर गौर करे। उर्दू के मशहूर सहाफ़ी सैयद खुर्रम रज़ा ने एक मजमून में आम आदमी पार्टी के इल्ज़ाम की शदीद तनकीद करते हुए लिखा है, शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के ख़िलाफ़ मुजाहिरे सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में हुए, लेकिन जो शोहरत और मकबूलियत शाहीन बाग के मुजाहरा को हासिल हुई वो किसी को नहीं हुई। शाहीन बाग के मुजाहरा को जो मकबूलियत हासिल हुई उसकी वजह थी वो बहादुर शाही ने, जिन्होंने न दिन देखा न रात, न घर देखा न घर वालों की ज़रूरतें, न सर्दी देखी न बारिशें उनके हौसले को कमज़ोर कर पाई। शाहीन बाग मुजाहरा के मुखालफिन ने यानी CAA के हामियों ने इन शाहीनों की परवाज़ को रोकने की कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस पूरे मामले पर हमारे दोस्त और ख़बर अड्डा के एडिटर अनज़र आफाक ने हिंदी में एक मजमून लिखा है। अनज़र आफाक ने मजमून का जो टाइटल लगाया है वो बहुत कुछ कहता है और इस पूरे मामले का खुलासा भी है। शाहीन बाग एहतजाज महिलाओं का प्रोटेस्ट था, दलालों का नहीं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। आपसे एक और दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को मजबूत और ताकतवर मीडिया हाउस बनाने के लिए हमारी माली मदद करें। तफसीलात डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि मिल्लत टाइम्स को एक नया ऑप्शन मिला है ज्वाइन का। आप देखेंगे सब्सक्राइबर के बगल में होगा ज्वाइन का, ये मेंबरशिप वाली ज्वाइनिंग है, यानी आप उसको ज्वाइन करें और मेंबरशिप के कुछ पैसे आप मिल्लत टाइम्स को देंगे तो मंथली हमारी मदद होती रहेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेंबरशिप ज़रूर हासिल करें। जब आप ये मेंबरशिप हासिल कर लेंगे तो मिल्लत टाइम्स की तरफ से आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी जो आम नाजरीन और व्यूवर्स को नहीं मिलती है और आपका हमसे करीबी ताल्लुक़ भी बन जाएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।